नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? यानी छप्पन का मैदान है, यह राजस्थान के किस भाग में है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, या दक्षिणी भाग में, या पश्चिमी भाग में। तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है ये बताना है। तो ये है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का समूह है। यानी 56 गांवों का समूह है, उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। जैसे क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर कहाँ है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, यानी यहाँ बांसवाड़ा यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच, यानी प्रतापगढ़ ये है, ये क्या सा है? प्रतापगढ़, और ये है बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान है, यहाँ 56 गांवों का समूह है, उसे कहते हैं यानी 56 का मैदान। यानी 56 गांवों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है। तो हमारा ये है दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ है? यानी दक्षिणी भाग में स्थित है। 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? हमें बताना है कि गेप सागर झील है वह किस जिले में है? उदयपुर में है, या बांसवाड़ा में है, या प्रतापगढ़ में है, या डूंगरपुर में है? यानी गेप सागर झील कहाँ है? तो गेप सागर झील है डूंगरपुर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का रहता है? यानी जैसलमेर का रहता है। और वर्तमान में जैसलमेर का यानी जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कितने? यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो हमारा आंसर है जैसलमेर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक जयपुर का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र बीकानेर, डूंगरपुर, या जयपुर, या जैसलमेर है। तो राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री यानी चीनी मिट्टी का बर्तनों पर यानी सूक्ष्म चित्रांकन होता है, से ब्लू पोल्ट्री कहा जाता है। ब्लू पोल्ट्री के सिद्धस्त कलाकार कौन है? तो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? यह जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जाता है, हमारा आंसर है जयपुर की ब्लू पोल्ट्री प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला गबरी देवी, या मांगी बाई, या बन्नो बेगम, या अल्लाह जिलाबाई। हमारा आंसर है अल्लाह जिलाबाई। कौन है? अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा जाता है? मरुभूमि की यानी कोकिला कहा जाता है। इसे अल्लाह जिलाबाई को, यानी इसे 1982 में क्या है? पद्मश्री मिला था। ये बीकानेर के निवासी है, यानी 1982 में क्या मिला? यानी पद्मश्री मिला। ये कहाँ की है? ये बीकानेर की निवासी है। ये बीकानेर के निवासी है। इन्हें क्या है? 1982 में पद्मश्री से निवाजा गया। और इनका एक गीत था, कौन सा था? यानी केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। कौन सा गीत था? इनका एक गीत था, कौन सा? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, पधारो हमारे
देश। ये इसका कौन सा गीत था? ये किसका गीत था? अल्लाह जिलाबाई का ये गीत था। केसरिया बालम आओ पधारो हमारा देश। इन्हें 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की निवासी है, इसलिए इसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है गवरी या गेर या हाथी मना या नेजा। यानी भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर यानी गवरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन सा? गवरी नृत्य का आयोजन किया जाता है, यानी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गवरी नृत्य है। यानी गवरी नृत्य क्या है? यानी सॉरी गवरी नहीं है, विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा विवाह है, यानी भीलों द्वारा विवाह पर हाथी मना नृत्य होता है। कौन सा होता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है, यानी विवाह के अवसर पर, विवाह के स्पेशल विवाह के अवसर पर हाथी मना नृत्य किया जाता है। हाथी मना नृत्य यह जमीन पर बैठकर यानी घुटनों को टेक कर किया जाता है। दोनों हाथों में तलवार लेकर ये नृत्य किया जाता है। तो यानी जमीन पर बैठकर किया जाता है, जमीन पर बैठकर और हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। हाथों में तलवार लेकर किया जाता है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य है। यानी 7वां प्रश्न आगे है हमारे पास, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है। यानी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का, अरावली क्षेत्र में जो भील जाति रहती है उनका लोक नाट्य कौन सा है? तो गवरी लोक नाट्य है। कौन सा है? गवरी लोक नाट्य है, यानी भीलों द्वारा किया जाता है। यानी संपूर्ण भारत में क्या ये दिन में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है? दिन में, संपूर्ण भारत में यानी दिन में किया जाता है, दिन में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है? गवरी नृत्य है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा? लोक नाट्य है ये गवरी, यानी लोक नाट्य है। ये भील जनजाति का है, अरावली क्षेत्र में किया जाने वाला ये लोक नाट्य है। यानी डोंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ? यानी उदयपुर, डोंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। उदयपुर, डोंगरपुर, भीलवाड़ा और सिरोही, भीलवाड़ा और सिरोही इस अरावली क्षेत्र में किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र अरावली क्षेत्र है जहां पर गवरी नाट्य होता है? तो गवरी नाट्य उदयपुर, डोंगरपुर, भीलवाड़ा और सिरोही क्षेत्र अरावली क्षेत्र में यह किया जाने वाला लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए? कौन से संत थे? तो कौन से संत थे जो क्या है राजस्थान छोड़कर बनारस की ओर चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो कौन थे? दन्ना थे। कौन थे? दन्ना। हमारा आंसर है दन्ना। दन्ना थे। ये क्या है राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए और वहां पर क्या है रामानंद के शिष्य बन गए। अगला प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। कौन सा है? भक्ति। भक्ति संत पीपा के अनुसार यानी मोक्ष का साधन माना गया है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति। पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में होता है। यानी पीपा का जन्म कहाँ हुआ? 1425 ईस्वी में, यानी गागरोन में। कहाँ हुआ? गागरोन में इनका जन्म होता है और दर्जी समाज के ये आराध्य देव है। किसके हैं? यानी दर्जी समाज के ये आराध्य देव माने जाते हैं। यानी
दर्जी समाज के आराध्य देव। पीपा कौन से? दर्जी समाज के आराध्य देव है। कौन? पीपा। यानी पीपा दर्जी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। सोन माही और जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर, सोन माही और जाखम। सोन माही जाखम नदी यानी तीनों नदियों के संगम पर बढ़ता है। तीनों नदियों के संगम पर यह मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है, फूल डोल उत्सव कौन से संप्रदाय के लोग मनाते हैं? तो फूल डोल उत्सव है ये रामानंदी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। कौन से? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। फूल डोल उत्सव है ये रामानंदी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि फूल डोल उत्सव का आयोजन कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? तो राम सनेही यानी राम सनेही संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय के लोग हैं। ये क्या है? फूल डोल उत्सव का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है, ये है सिवाना दुर्ग। कहाँ है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। यह क्या मारवाड़ के राजाओं की यानी संकटकालीन स्थली भी रहा है। यानी कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में है। सिवाना बाड़मेर जिले में स्थित है। और यह क्या है? इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण ने इसका दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने? निर्माण किसने करवाया? निर्माण वीर नारायण ने। वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया। और सिवाना मारवाड़ के राजाओं का संकटकालीन स्थली भी रहा है। यानी मारवाड़ के राजाओं की संकट स्थली भी रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे प्रश्न हमारा यानी क्या था? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो किस जिले में है? यानी बाड़मेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण द्वारा करवाया गया। और संकटकालीन मारवाड़ के राजाओं की ये शरण स्थली भी है। कौन सी है? शरण स्थली भी रहा है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण वीर नारायण द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों के समूह का किसकी देन है? यानी जोधपुर के निकट क्या है? ओसिया मंदिर है। ये किसकी देन है? तो ये प्रतिहारों की देन है। किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। प्रतिहारों की देन है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे है, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? यानी कानड़ देव प्रबंध का रचयिता है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ है। पद्मनाभ ये कानड़ देव प्रबंध के रचयिता माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये जालोर के जो अक्षयराज चौहान थे उनके आश्रित कवि थे। यानी जालोर के अक्षयराज के आश्रित कवि थे। अक्षयराज के आश्रित कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर है और सिंह द्वार अलवर है। प्रवेश द्वार कौन सा है? प्रवेश द्वार है भरतपुर और सिंह द्वार अलवर है। सिंह द्वार अलवर है।
कौन सा? सिंह द्वार तो अलवर है राजस्थान का, लेकिन प्रवेश द्वार भरतपुर है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? यानी ये वन लाइनर प्रश्न है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमें याद होने बहुत जरूरी है। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में स्थित है? तो कृष्ण मृग यानी काले हिरण की बात कर रहे हैं, तो काले हिरण है ये ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है, वहां है। यानी ताल छापर चूरू, यहाँ काले हिरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? तो रॉक फॉस्फेट की खान है जामरकोटड़ा उदयपुर। कहां है? जामरकोटड़ा उदयपुर। जामरकोटड़ा उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की खान स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है कि रॉक फॉस्फेट की खान कहां है? जामरकोटड़ा उदयपुर में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले हैं बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है। यानी कौन कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और कौन से हैं? यानी कोटा, बूंदी, सिरोही, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले स्थित है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सीमेंट उत्पादक के प्रमुख जिले की बात कर रहा है, तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सिरोही है और उदयपुर है। और उदयपुर ये सीमेंट उत्पादक जिले हैं। आगे है यहां पर 19वां प्रश्न है हमारा, यानी पूरा उत्खनन स्थल यानी पुरातात्विक उत्खनन स्थल है ये बागोर। पूरा उत्खनन स्थल है बागोर। बागोर किस जिले में स्थित है? यानी पुरातात्विक स्थल है ये कहां है? किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा में है। कहां है? भीलवाड़ा है। यहाँ पर क्या है? प्राचीन समय में पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यानी पशुपालन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन के अवशेष कहां से मिले हैं? तो बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। ये एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह इमादू से मदद मांगी थी? तो किसने मदद मांगी थी? कर्मावती या कर्णवती? किसने? कर्मावती या कर्णवती। इसने क्या है? बादशाह है यानी हिमालय से आपने क्या है? विक्रमादित्य वहां राजा था, तब इसने क्या है? चित्तौड़ जब संकट में था तो कर्मावती ने क्या हिमालय को राखी भेजी थी कि मेरी सहायता कीजिए, लेकिन सहायता नहीं मिल पाई, इसलिए क्या है? इसने जोहर कर लिया। ये हमें ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं किन शहरों में स्थित है? यानी सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं किन शहरों में है? तो कहां है वेधशालाएं? यानी बनारस में है, उज्जैन में है और मथुरा, दिल्ली और जयपुर, यानी 5 जगह है वेधशालाएं स्थित है। कहां है? यानी बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर। यानी सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया? बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और जयपुर में। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। ये हमें ध्यान रखना है। टोंक ये एकमात्र क्या है? मुस्लिम रियासत थी। ये हमें
ध्यान रखना है। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या है, टोंक को मराठा सरदार होलकर से छीनकर अमीर खान पिंडारी को सौंप दिया था। ये भी हम नोट कर लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने मराठा सरदार होलकर छीनकर किसे सौंप दिया था? अमीर खान पिंडारी को सौंप दिया। किसे? अमीर खान पिंडारी को सौंप दिया। पिंडारी को सौंपा। किसको? यानी ये टोंक रियासत को। यह ध्यान रखना है। पहला प्रश्न कौन सा था कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। ये हमें ध्यान रखना है। गैब सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर में है। इसका निर्माण महारावल यानी गोपीनाथ द्वारा करवाया गया। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर में है। यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, यानी ये प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, तो 1 किलोमीटर के एरिया में रहने वाली जनसंख्या है ये 17। जैसलमेर में कितनी है? 17 है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो जयपुर में है। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की है। इनका प्रसिद्ध गीत रहा केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये था। और 1982 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। बिगड़ों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी बना है। यानी जमीन पर बैठकर हाथों में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो गवरी है। संपूर्ण भारत में ये दिन में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और सिरोही इन अरावली क्षेत्र में ये नाट्य किया जाता है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो कौन थे? दन्ना संत थे। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति है। और पीपा क्या है? दर्जी समुदाय के आराध्य देवी माने जाते हैं। इनका जन्म गागरोन दुर्ग में होता है। आदिवासियों का कुंभ गणेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो डूंगरपुर में भरता है। सोमवाई जाखल नदियों के संगम पर भरता है। फूल डोल उत्सव संप्रदाय कौन से लोग मनाते हैं? तो रामसनी संप्रदाय के लोग मनाते हैं। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? बाड़मेर में है। इसका निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया। मारवाड़ के राजाओं की ये शरण स्थली भी रहा है। जोधपुर के निकट उमसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ यक्षराज के आश्रित कवि थे। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। और सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। कर्षण वर्ग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ताल छापर चूरू में। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर में है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर है। पूरा उत्पादन स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है। यहाँ पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो कर्मावती या कर्णवती। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला किन शहरों में है? बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और यानी जयपुर में है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। तो विद्यार्थियों, अब हम क्या आगे हिंदी की क्लास करेंगे। हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे द्विगु समास। ये द्विगु समास के उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। यानी द्विगु समास में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द्विगु समास के उदाहरण दिए हुए हैं। ये उदाहरण लेके आए हम आपके लिए। यानी प्रश्न लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे और अन्य उदाहरण हैं वो हम जैसे कल वाली क्लास है उनमें करेंगे। उसके बाद समास का धीरे धीरे पाठ हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला द्विगु समास का उदाहरण है द्विवेदी। यानी द्विवेदी यानी द्विवेदी दो वेदों का समूह है। दो वेदों का समूह है द्विवेदी। यानी पहली संख्या है
ये अंक पर आधारित होती है। जैसे द्विवेदी है, द्विवेदी, इसमें पहली संख्या है जैसे द्वि, द्वि मतलब दो। त्रिवेणी, जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी, इसमें क्या है पहली संख्या 3, यानी पहली संख्या, पहला अक्षर होता है जो शब्द का, उसमें क्या है अंक पर आधारित होता है। क्या होता है? अंक पर आधारित होता है। पहला है द्विवेदी, द्विवेदी यानी दो वेदों का समूह है। क्या है? ये इसका विग्रह है, समास का ये विग्रह है। दो वेदों का, दो वेदों का समूह है, दो वेदों का समूह है, यानी द्विवेदी। द्विवेदी यानी दो वेदों का समूह है। द्वि यानी दो, द्वि मतलब दो, हमें पता लग जाएगा कि ये द्विगु समास है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? जैसे ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक होता है बीच में, जैसे माता और पिता, यानी इसमें ये योजक होता है। क्या होता है? योजक। तो ये ध्यान रखना है, द्वित्व और द्विगु अलग अलग है। तो द्विगु समास के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम द्विगु समास, बहुब्रीहि और आगे क्रमधारय है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आगे है दुधारी, यानी दुधारी मतलब दो धार वाली, दुधारी दो धार वाली, दुधारी यानी दो धार वाली, दो धार वाली यानी दुधारी। ये इसका विग्रह है, ये इसका क्या है? समास का विग्रह है। द्विगु समास का हम पाठ कर रहे हैं। दुनाली, दुनाली यानी दो नाल वाली, दुनाली यानी दो नाल वाली, दो नाल वाली यानी दुनाली। क्या होती है? दुनाली यानी दो नाल वाली दुनाली, ये इसका विग्रह है। त्रिवेदी, त्रिवेदी मतलब तीन वेदों का ज्ञाता। क्या होता है? तीन वेदों का ज्ञाता यानी त्रिवेदी, यानी तीन वेदों का, तीन वेदों का ज्ञाता। त्रिवेदी मतलब तीन वेदों का ज्ञाता। तिराहा, तिराहा यानी तीन राहों का समूह है। तिराहा जैसे तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते यानी ये है, यानी तीन राहों का समूह है। ये तीन राहों का समूह है, यानी तिराहा यानी तीन राहों का, तीन राहों का समूह है। क्या होता है? तिराहा, ये इसका विग्रह है। तिरंगा, तीन रंगों वाला, तिरंगा तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला यानी तिरंगा। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तिरंगा शब्द का आप समास विग्रह कौन सा सही है? तो हमारा कौन सा सही है? तीन रंगों वाला तिरंगा। आगे है त्रिवेणी, यानी तीन वेणियों का समूह है, यानी तीन नदियों का समूह है, यानी तीन वेणियों का समूह है, तीन वेणियों का, तीन वेणियों का समूह है, तीन वेणियों का समूह है, त्रिवेणी होता है। आगे है त्रिफला, त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तीन फलों का समूह है। क्या होगा? तीन फलों का समूह है, तीन फलों का समूह है। त्रिफला यानी तीन फलों का समूह है, त्रिफला, ये इसका समास विग्रह है। त्रिफला का तीन फलों का समूह है। त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्तियों का समूह है, तीन मूर्तियों का समूह है, तीन मूर्तियों का त्रिमूर्ति यानी त्रिमूर्ति तीन मूर्तियों का
समूह है। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह है। आगे है त्रिशूल। त्रिशूल का समास विग्रह है 3 शूलों का समूह है। क्या है? 3 शूलों का समूह है। 3 शूलों का समूह है यानी त्रिशूल। कौन सा समास है? द्विगु समास। त्रिपिटक 3 पिटकों का समूह है। त्रिपिटक यानी 3 पिटकों का समूह है। 3 पिटकों का समूह है यानी त्रिपिटक होता है। त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह है। क्या है? 3 भुजाओं का समूह है। 3 भुजाओं का समूह है यानी त्रिभुज। यानी त्रिभुज का समास विग्रह है 3 भुजाओं का समूह है यानी 3 है, यहां पर अंक है, तो यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौराहा यानी 4 राहों का समूह है। चौराहा 4 राहों यानी 4 रास्तों का समूह है या 4 राहों का समूह है। 4 राहों का समूह है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौराहा का समास विग्रह है 4 राहों का समूह है। यहां पर अंक है, अंक आ गया तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौमासा यानी 4 मासों का समूह है। चौमासा यानी 4 मासों का समूह है। 4 मासों का समूह है चौमासा। आगे है जैसे पंचवटी। पंच में पहले क्या है? 5 अंक है। 5 है तो द्विगु समास है। पंचवटी यानी 5 वृक्षों या वट का समूह है यानी पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह है। 5 वट वृक्षों का समूह है यानी पंचवटी। पंचरंगा 5 रंगों वाला। पंचरंगा 5 रंगों वाला या 5 रंगों का समूह है यानी 5 रंगों का समूह है। 5 रंगों का समूह है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह है। पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का 5 तंत्रों का समूह है। क्या है? पंचतंत्र। यानी पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है, क्योंकि इसके यानी आगे अंक आता है यानी पंच यानी 5, तो यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचतंत्र का समास विग्रह है 5 तंत्रों का समूह है। पंजाब यानी 5 आपों का समूह है या 5 नदियों का समूह है यानी 5 नदियों का समूह है। 5 नदियों का समूह है। क्या है? पंजाब। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह है। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह है। 5 पात्रों का समूह है। पंचपात्र यानी द्विगु समास का उदाहरण है। पंचामृत 5 अमृतों का समूह है। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह है यानी पंचामृत। यानी इसमें 5 अंक है तो ये द्विगु समास है। सतरंगा 7 रंगों वाला यानी सतरंगा, यहां पर आ गया 7, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। सतरंगा 7 रंगों वाला।
7 रंगों वाला, यानी सतरंगा, 7 रंगों वाला सतरंगा, इसका समास विग्रह है। सप्तमासा, यानी सप्तमासा 7 महीनों का समूह है। सप्तमासा 7 महीनों का समूह है। 7 महीनों का समूह है सप्तमासा। अठन्नी, अठन्नी यानी 8 अंकों का समूह है। अठन्नी कौन सा समास है? यहाँ अंक आ गया 8, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। अठन्नी का समास विग्रह है 8 आनों का समूह है। 8 आनों का समूह है। 8 आनों का समूह है अठन्नी। अष्टभुज, अष्टभुज यानी 8 भुजाओं का समूह है अष्टभुज। 8 भुजाओं का समूह है। 8 भुजाओं का समूह है, यानी अष्टभुज। अष्टभुज में समास है द्विगु समास। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह है, यानी अष्ट धातु। 8 धातुओं का समूह है। 8 धातुओं का समूह है। 8 धातुओं का समूह है, यानी अष्ट धातु। नवरात्र, नवरात्र यानी 9 विशेष रात्रियों का समूह है। 9 विशेष रात्रियों का समूह है। रात्रियों का समूह है। 9 विशेष रात्रियों का समूह है नवरात्र। नवनिधि, 9 निधियों का समूह है। 9 निधियों का समूह है। 9 निधियों का समूह है, यानी नवनिधि। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा द्विगु समास के उदाहरण, यानी द्विगु समास के उदाहरण में पहले जैसे अंक आता है, कोई भी शब्द है पहले अंक का पता लगाना है। इसमें पहले अंक आ रहा है तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। जैसे द्विवेदी है, दोधारी, दो नाली, त्रिवेणी, तिराहा, तिरंगा, त्रिवेणी, त्रिफला, त्रिमूर्ति, त्रिशूला, त्रिपिटक, त्रिभुज, चौराहा और चौमासा। इसमें क्या अंक आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? यानी अंक आ रहे हैं। मेन ये ध्यान रखना है कि शब्द के पहले अंक आ रहे हैं तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। जैसे इनको पढ़ने में पता नहीं चलता है तो इसका क्या है? समास विग्रह कर लेने पर पता चल जाता है। जैसे जैसे हम समास विग्रह करेंगे हमारे को पता लग जाएगा कि कौन सा इसमें समास है। तो विद्यार्थियों, हम कल मिलेंगे सुबह वाली क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।